अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक मतलब लेक्चर नंबर 3 से जो है लेक्चर नंबर 4 से सॉरी जो है हम स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक फिजिक्स और हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 3 तक हम जो चीजें ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में डिस्कस कर चुके थे, वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिसिटी तक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट ब्रांच से, और नेक्स्ट ब्रांच सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है वो फोर्थ ब्रांच है, और फोर्थ ब्रांच है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब देखिए पहले हम जब लाइव क्लासेस में चल रहे थे तो उस वक्त मैं डेफिनेशन डिक्टेट करवा रहा था। अब डेफिनेशन जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा साथ साथ, ताकि आप लोगों के लिए कॉपी करना आसान हो जाए। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बेसिक डेफिनेशन या मीनिंग्स क्या है। देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, एंड मैग्नेटिज्म का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मतलब बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स जिसमें हम करंट के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिज्म डेवलप करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं। इस पूरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर पूरी बीम है, सही, आयरन का पीस है, स्टील का पीस है, मेटल का पीस है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, मेटल के वायर से पूरी वाइंडिंग कर दी। अच्छा, पहले ये क्या था, पहले ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल होने का मतलब हम इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं कि भाई इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही इसमें जो है वो नेगेटिव चार्जेस भी थे। ठीक है, जितने पॉजिटिव है उतने ही इसमें जो है वो नेगेटिव चार्जेस भी हैं। मतलब अभी तक बेसिकली जो है ये न्यूट्रल है। ठीक है, बट इसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने वायर की पूरी वाइंडिंग कर दी। तो ये वायर की वाइंडिंग इस तरह से इसके ऊपर से पूरा वायर बांध दिया। वायर बांध के इसको लाके कनेक्ट कर दिया एक सेल से या फिर एक बैटरी से। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, बिगर टर्मिनल पॉजिटिव होता है, स्मॉलर टर्मिनल नेगेटिव होता है। ठीक है, अब होगा क्या कि नेक्स्ट स्टेप पे, ये तो इसका स्टेप नंबर 1 था, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव की मेन अट्रैक्शन की वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव की अट्रैक्शन है, तो सारे नेगेटिव चार्जेस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, जो भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सारे लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव। और जो भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। मतलब सेकंड पॉइंट पे अगर हम इसको देखें, सही, सेकंड पॉइंट पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो फाइनली अब किस तरह की कंडीशन होगी, इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो गई। ठीक है, मतलब एक साइड पे जो सारे पॉजिटिव की वजह से जो नेगेटिव चार्जेस थे, वो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे एक साइड पे सारे जमा हो गए। ठीक है, और नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से जो भी पॉजिटिव चार्जेस थे, वो सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फॉर एग्जांपल एक साइड पे यहाँ पे गैदर हो गए, एक साइड पे जमा हो गए। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे सारे सेपरेट हो गए, यहाँ पे सारे अलग अलग हो गए, तो एन साइड मतलब नेगेटिव वाली साइड जो है वो यहाँ पे क्या बन गई, हमारे पास बेसिक नॉर्थ, और दूसरी साइड जो है वो यहाँ पे क्या बन गई, साउथ। अब जब नॉर्थ और साउथ डेवलप हो गए तो इसका मतलब है ये मैग्नेट बन गया। जब ये मैग्नेट बन गया तो मैग्नेट बनने का मतलब अब इसके सराउंडिंग में पूरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इस जगह पे आके अब डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अब यहाँ पे पूरी डेवलप भी हो रही हैं। मतलब अब ये पूरा मैग्नेट में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। देखिए आपने क्या किया था, आपने सप्लाई किया था इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, करंट सप्लाई करने की वजह से इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई।
तो एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि करंट के थ्रू मैग्नेट कैसे बनता है, मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होता है, इस पूरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन लिखें, कैसे लिख सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच of physics in which we study about production of magnetism by the supply या by the application of an electric करंट। ठीक है, तो एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम करंट की सप्लाई और मैग्नेटिज्म की प्रोडक्शन पढ़ते हैं, ये पूरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच फिफ्थ ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। सीक्वेंस थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नेक्स्ट जो ब्रांच है, ठीक है, अभी हमारे पास लास्ट टाइम हमने कौन सी पढ़ी थी? लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी मैकेनिक्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी ना। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिर थर्ड ब्रांच होनी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ता है वैसे, थर्ड ब्रांच ये हो गई। अब फोर्थ ब्रांच जो है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। फोर्थ ब्रांच बेसिकली हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। अब देखिए, प्लाज्मा फिजिक्स से पहले थोड़ा सा प्लाज्मा स्टेट का पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ तो होता है सॉलिड, कोई होता है लिक्विड, कुछ होता है प्लाज्मा स्टेट। अगर प्लाज्मा स्टेट की बात की जाए तो प्लाज्मा स्टेट बेसिकली क्या है, जैसे मरकरी है। ठीक है, मरकरी आप किसी भी जगह पे अगर फिल कर दें, मरकरी बहुत हैवी होती है। मतलब अंदाजन आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक ग्लास है, इस ग्लास में आपने अगर पानी भरा हुआ है, पानी कितना आ जाएगा? अगर हम पानी का मास देखें, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या होगा, 1 kg आ जाएगा। ठीक है, मगर इसी साइज के एक और ग्लास में, आइडेंटिकल ग्लास है, इस ग्लास में अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मरकरी भर दें, सही, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मरकरी को फिल कर दें, पूरा मरकरी फिल कर दें, सिल्वर से कलर की होती है ना मरकरी, थर्मामीटर वगैरह में यूज भी हुई भी होती है। ठीक है, अगर आपने इसमें मरकरी को यूज कर दिया तो अब जो है वो इसका नाम मास नॉर्मली 7 to 8 kg हो जाएगा, यानी मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मरकरी को अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करें तो मरकरी कंप्रेस नहीं होती, मरकरी कंप्रेस नहीं होती। कंप्रेस ना होना सॉलिड की प्रॉपर्टी है, सॉलिड कंप्रेस नहीं होता। ठीक है, और मरकरी का शेप चेंज हो जाता है, तो मरकरी को आप जमीन पे गिरा दें, मरकरी को अगर आपने जमीन पे ड्रॉप कर दिया तो जमीन पे मरकरी सारी इस तरह से पूरी फैल जाएगी, शेप चेंज हो जाता है मरकरी का। और अगर मरकरी का शेप चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब मरकरी में कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की भी हैं, तो ये ना सॉलिड है ना लिक्विड है। अगर इसको मैग्नीफाई करके देखा जाए तो बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे हाईली आयोनाइज न्यूक्लियाई होते हैं, हाईली आयोनाइज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म होती है न्यूक्लियाई, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो आयोनाइज हुए हुए होते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन 9 केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल बस ऐसे समझ लें कि कुछ जो है वो आपके पास पूरे पॉजिटिव हुए हुए हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल नेगेटिव हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हाईली आयोनाइज्ड न्यूक्लियाई कहा जाए इनको, या फिर जो है वो प्लाज्मा स्टेट कहा जाए, एक ही बात है। ठीक है, मतलब तकरीबन रिजेंबल करती ही बातें हैं। तो एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम हाईली आयोनाइज न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि मरकरी कंप्रेस होती है नहीं होती, मरकरी मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी क्या है, मरकरी की थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, ऑल अबाउट प्लाज्मा स्टेट या ऑल अबाउट हाईली आयोनाइज न्यूक्लियर, ये सारी डिटेल जो है वो हमें बेसिकली प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़नी होती है। आगे इसका कोई चैप्टर नहीं है हमारे पास,
मगर सिर्फ डेफिनेशन जो है हमें लिखनी है, ये याद होनी चाहिए। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about highly ionized nuclei। सही है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, वो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है कौन सी? फिफ्थ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और फिफ्थ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है वो कहलाती है एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स में बजाहिर तो ऐसा लगता है कि एटॉमिक फिजिक्स क्या है, एक बहुत छोटी सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। छोटी सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स नहीं है, एटम बहुत ज्यादा एक डिफरेंट चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं थोड़ी सी रिसर्च आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बताया जाता है कि अगर हम यहाँ पे, जैसे मेलबर्न का ग्राउंड था, रिसर्च में बताया गया कि जैसे मेलबर्न का ग्राउंड था जिसमें पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका सेमीफाइनल पाकिस्तान जीता था। अगर मेलबर्न का ग्राउंड हो, पूरा यहाँ पे मेलबर्न का ग्राउंड बनाया हुआ है, ठीक है, इस ग्राउंड की पिच है, छोटी सी पिच, इतनी बड़ी भी नहीं होती पिच, बहुत छोटी पिच होती है। और इस पिच के ऊपर यहाँ पे अगर एक फुटबॉल रखी हुई है ना, तो न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली इतना बड़ा होता है एज कंपेयर टू एटम। न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा कम है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन, इसी तरह से न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, न्यूक्लियस में पार्टिकल्स वगैरह कौन कौन से होते हैं, एटम में पता है कि कहाँ पे रोटेट कर रहे हैं पार्टिकल, एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ट्रैक्स में यहाँ पे पूरे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो भी एटम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के पार्टिकल्स कौन से, प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, इस तरह की पूरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। अब एटॉमिक फिजिक्स की जनरल डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच of physics in which we study about properties of atom, we study about properties of atom, comma, shape of atom and particles present in an atom. So here, that is a branch of physics in which we study about properties of atom, shape of atom, and particles present in an atom. चाहें तो एंड पे लिख सकते हैं कॉल्ड एज प्लाज्मा फिजिक्स, मगर ये ऑप्शनल होता है, कॉल्ड एज करके हम लिखें या नहीं लिखें, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो बहरहाल समझाने के लिए कुछ चीजें आप लोगों को मैंने अभी बताई थी, हम सीक्वेंस में ही इसकी डेफिनेशन एक ही जगह पे मिला के लिख देते हैं, क्योंकि अलग अलग हमने डेफिनेशन लिखी हुई होती है, तो उसको कॉपी करना आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। एक दफा आपको आदत हो जाए ना, फिर उसके बाद जो है वो हम इसको अलग अलग करके भी लिखेंगे, और मैं आपको सिर्फ डिक्टेट भी कराऊंगा, तब भी आपसे होता जाएगा ये सारा काम। मतलब अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं सिंपली एटॉमिक फिजिक्स की, तो समझाने वाली चीज तो हो गई। अब यहाँ पे डेफिनेशन में हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच, एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, ज्यादा आसानी हो जाएगी। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, shape of atom and particles present in atom।
ठीक, ये तो एटॉमिक फिजिक्स की डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वो नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है। न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पार्टिकल है। इस तरह की डायग्राम बना के भी हमने डिस्कस किया कि भाई न्यूक्लियस एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है और उसका जो वो अंदाजा बताया गया वो क्या कि भाई पूरे ग्राउंड में अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक पूरी पिच कंसीडर कर लें और उस पिच के ऊपर लाके अगर एक फुटबॉल रख दें तो न्यूक्लियस इतना छोटा होता है एज कम्पेयर टू एटम। मगर न्यूक्लियस में अभी तक बताया गया है कि तकरीबन 87 से 88 पार्टिकल जो वो डिस्कवर हो चुके हैं। एक न्यूक्लियस जो नजर नहीं आ रहा अगर इसको बस्ट कर दें तो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो ये कोई जो न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एटम बॉम्ब बन रहा है, ठीक है, तो एटम बॉम्ब अगर बन रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब अगर बन रहा है, तो ये सारी चीजें बेसिकली रिलेटेड होती हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि मेन सारी जो एनर्जी है वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होती है। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल पहले की तरह लिखते हैं, यानी सिर्फ हम जो है वो अगर एटम को रिप्लेस कर दें और एटम की जगह सिंपली न्यूक्लियस लिख दें तो पूरी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स की डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन आप लोगों ने अब जो है वो खुद लिखनी है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन अब हमारे पास यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। अब देखिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है। इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच हुआ हुआ, यहाँ पे क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन क्रिस्टल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का क्रिस्टल है। इन क्रिस्टल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में कितनी अट्रैक्शन थी, इधर अट्रैक्शन कितनी है, ये सारी अट्रैक्शंस कितनी हैं। फॉर एग्जांपल कोई नया पार्टिकल आ गया, यहाँ पे इंडियम का एक क्रिस्टल आ गया, अब ये सब मिलके इसको कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, टोटल अट्रैक्टिव फोर्स कितनी लग रही है। ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की डिटेल्स होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो सारी डिटेल्स होती है ना, ये दरअसल पढ़ी जाती हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। और इसका भी कोई चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, सिंपल डेफिनेशन हमें इसकी याद करनी होती है। इट इज a branch of physics in which we study about properties and we study about properties of crystalline structure। We study about properties of crystalline structure। तो ये तो हमारे पास 7 ब्रांच थी। अब 2 ब्रांचेस रह गई, जिसमें जो 8th ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, 8th ब्रांच ऑफ फिजिक्स ये हमारे पास है अब यहाँ पे। इसके बाद बायोफिजिक्स। अब देखिए बायोफिजिक्स में हमें बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, ठीक है, हमें बायोफिजिक्स में वो डिवाइसेस पढ़नी है जो कि लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ से रिलेटेड फॉर एग्जांपल अगर थर्मामीटर है, ठीक है, थर्मामीटर लिविंग तो नहीं होता, थर्मामीटर जो है पता है कि भाई थर्मामीटर लिविंग नहीं है बट लाइफ से रिलेटेड है। आप थर्मामीटर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, भाई इस तरह की डिवाइस है, इसमें जो है वो क्या पूरी मरकरी फिल हुई है या रेड सा फ्लूइड अल्कोहल फिल हुआ हुआ है, ठीक है, इसकी हेल्प से जो है वो आप पूरी रीडिंग्स ले रहे होते हैं। रीडिंग कैसे लेते हैं कि भाई हॉट बॉडी से ले जाके इसको टच किया और जब हॉट बॉडी से टच हुआ तो इसका लेवल जो है वो यहाँ से राइज कर रहा होता है। जैसे लेवल राइज करता है तो आप यहाँ से रीड करके बता देते हैं ना, यहाँ से रीड करके बताते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया। यहाँ पे सारी मार्किंग जो है वो इसमें मौजूद होती है, ठीक, टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, जितना भी हो रहा है आप मेजर कर सकते हैं। ये डिवाइस अब थर्मामीटर जो है वो लिविंग नहीं है मगर लाइफ से रिलेटेड है, इसको हम पढ़ते हैं बेसिकली बायोफिजिक्स में।
इसी तरह से फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप है, सिटी स्कैन की मशीन्स हैं, जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि लिविंग नहीं है बट लाइफ से रिलेटेड हैं, इन सबको बेसिकली बायोफिजिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी बेस पे इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about instruments, and skeletons related to life। सही है। अब बाय कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई हम बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारी डिवाइसेस जो है वो बेसिकली हमें फिजिक्स में ही जो है वो डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशंस हमारे पास हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन स्केलेटन या कोई भी स्केलेटन्स के बारे में भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना, अगर आप किसी स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा जो है वो और क्लियर कर देता हूँ। स्केलेटन्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं तो ये पूरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स बेसिकली बायोफिजिक्स कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से जो लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है और आज हमारी लास्ट डेफिनेशन भी है, ये लास्ट डेफिनेशन जो है वो अब एस्ट्रोफिजिक्स की है। अब है डेफिनेशन एस्ट्रोफिजिक्स। अब देखिए एस्ट्रोफिजिक्स की अगर हम बात करें, एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्काई, आसमान। ठीक है, और आसमान इटसेल्फ जो है वो कोई चीज नहीं होती। जैसे बोलते हैं ना कि बोलते हैं आसमान पे सितारे हैं, अगर सितारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो आप बोल रहे होते हैं आसमान पे सितारे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा क्लाउड हो जाए तो क्लाउड जो है वो क्लाउड्स की वजह से आपको सितारे भी नजर नहीं आते, तो आप बोलते हैं आज आसमान पे क्लाउड है, मतलब एक दिन पहले आसमान इतने डिस्टेंस पे था, एक दिन के बाद आसमान जो है इतने डिस्टेंस पे है। यानी आसमान बेसिकली वर्टिकल विजुअल लिमिट को कहा जाता है, क्या वर्टिकली जहां तक देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आई से अगर आप यहाँ तक देख सकते हैं तो ये आसमान है, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आई से यहाँ तक देख सकते हैं तो ये आसमान है। और आसमान पे क्या क्या चीजें हैं? आसमान पे स्टार्स हैं, मेन बात तो ये। ठीक है, डिफरेंट जो है वो प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे आसमान पे जो है वो हमारे पास मून है, इसी तरह से आसमान पे जो है वो क्या है, सन भी है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना कि हमारा यूनिवर्सल सिस्टम पूरा कैसे चल रहा है, स्टार्स कहाँ हैं, प्लैनेट्स कहाँ हैं, इनके सराउंडिंग में जो रिवॉल्विंग्स हैं वो रिवॉल्विंग्स किस तरह की हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, इस तरह की सारी चीजें बेसिकली हमें डिस्कस करनी होती हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी मतलब इल्म नजूम वगैरह जो है ना, उसकी कैलकुलेशंस भी इसी में की जाती है। तो हम डेफिनेशन इसकी लिखते हैं कि इट इज a branch of physics in which we study about stars, planets, sun, moon, मतलब एक तरह से यूनिवर्सल सिस्टम ही हो गया ना, and problems of एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम इल्म नजूम का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में, ये सारी चीजें अब आपके पास मौजूद हैं। आप इसको तरीके से अपने पास जो है कॉपी करिएगा। और ये चीज मैंने डेफिनेशन भी चेंज करके लिख भी दी थी और कहा भी था कि भाई न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन आपने खुद लिखनी है। सिर्फ क्या करेंगे कि एटम की जगह अगर आप न्यूक्लियस लिख देंगे तो ये पूरी डेफिनेशन खुद ब खुद न्यूक्लियर फिजिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको तरीके से अपने पास कॉपी करिएगा, इंशाल्लाह
लेक्चर नंबर 4 में, तो लेक्चर 3 था, लेक्चर नंबर 4 में हमारा चैप्टर जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 4 में। अल्लाह हाफ़िज़।